झारखंड में एक उबाल है, एक आंदोलन है, 1932 का खतियान, 60-40 ना चल तो इसका अभियान। और इस अभियान में एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हैं टाइगर जयराम महतो, नाम है उनका, आप सुने होंगे बखूबी। उनका कहना है कि सरकार वो हेमंत सोरेन को भी टारगेट करते हैं, भाजपा को भी टारगेट करते हैं। आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे पर कह रही है कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे? आपको लगता है कि तीसरा विकल्प भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, चूँकि आंदोलन के रूप में विशेष करके युवा जो हैं वो उनके साथ हो लिए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और खबर विशेष अब से शुरू हो जाता है। चूँकि लोकसभा का एक तरीके से चुनाव होना है 24 में, सभी पार्टियां दम लगा रही हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो फतेह किया जाए। इंडिया गठबंधन अपने खेमे को मजबूत करने में लगी है, तो एनडीए गठबंधन अपने विकास के कार्यों को आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है कि भैया हमने काम किया है, 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाया जाए। भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, और एक तरीके से समझिए कि चुनावी रणभेरी जो है वो एक तरीके से बच गया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ गंगा नारायण सिंह जी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़े, कुछ वोटों से पीछे रह गए। गोड्डा माफ़ करिए गोवा में एक तरीके से गोवा मैन, इधर के लोग आपको गोवा मैन कह के बुलाते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, विशेष करके सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और गरीबों के लिए तत्पर रहने वाले नेता हैं। बहुत ही कम समय में एक तरीके से अपनी पैठ ये जमाए, भाजपा ने टिकट दिया, कुछ वोटों से आप रह गए। लोकसभा का चुनाव है, कैसी तैयारी? चूँकि आपका लोकसभा क्षेत्र भी निशिकांत दुबे जी के क्षेत्र में आता है, क्या लग रहा है इस बार भाजपा आएगी या फिर इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अपना बाजी मार लेगी? देखिए, पूरे भारत आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल रहा है, अभी 10 साल हो जाएंगे उनके कार्यकाल में, और उनकी जो कार्य रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक, आज हमारे भारत ही नहीं विश्व उनको इतना बड़ा नेता का दर्जा दिया है, इतना बड़ा नेता मानते हैं। उनके सभी कायर हैं। जीतने की बात तो अब सवाल ही नहीं है कि जीतेंगे नहीं। हम वापस तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को नेतृत्व करेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री 2014 में जब पहली बार शपथ ग्रहण लिए थे, उनसे पहले उसने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो आप एक प्रधानमंत्री के रूप में उसे नहीं, देश का सेवक के रूप में जानिए आप, क्योंकि उसने देश की सेवा के लिए आए हैं और देश का सेवा बखूबी वो कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहा है, और इस बार हम लोग 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे और भारी बहुमत से जीत करके, और जो भी काम बचे हुए हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री के सोच में है, जो देश के सोच में है, जो देश के हित में है, वो पूरा होगा। और रही बात महागठबंधन की, तो हम गांव के लोग हैं और हमने गांव में देखे हैं कि भेड़िया एक जगह जब इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ उनके बीच में रहता है, तभी इकट्ठे होते हैं। तो ये महागठबंधन ही ये ठग गठबंधन है। ये सिर्फ परिवार के बढ़ावे के लिए और परिवार वालों की उनकी जो कुर्सी कंटिन्यू उनके परिवार में बनी रहे, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। कोई जनता के लिए या देश के लिए इनकी सोच नहीं है। देश आज प्रधानमंत्री मोदी पे जो विश्वास कर रहा है, और प्रधानमंत्री जो देश के ऊपर विश्वास कर रहा है, ये बहुत बड़ी जीत है। झारखंड में विशेष करके चूँकि प्रदेश की बात हो तो यहाँ पर आप जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार है, और अभी इन दिनों जब यहाँ हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन जो हैं वो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। हर पंचायत में कैंप लग रहा है, और समझिए कि सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ से ब्लॉक के पदाधिकारी वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बेहतरीन है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ हो रहा है। आपको लगता है कि इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के भी चुनाव हैं, जिसमें शायद आप दावेदारी भी करेंगे। क्या लगता है कि सरकार इसमें बेहतर कार्य कर रही है? सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम इससे पहले हुआ था, ये सेकेंड फेज है उनका। जी, तीसरा फेज है सर। ये तीसरा फेज है। ये तीसरे फेज में आप मुझे बताइए, किसी आम जनता ने आपको कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से मेरे जीवन में कुछ नई चीज़ दिखाई दिए? ये विधवा पेंशन को और सीनियर सिटीजन का जो पेंशन होता है, जो हमारा संवैधानिक राइट्स हैं,
कि विधवा पेंशन, जो विधवा अगर कोई हो गए हैं तो उनको उनका राइट्स है कि सेम डे से उनका विधवा पेंशन हो जाना चाहिए। ये ब्लॉक का काम है। सीनियर सिटीजन का 60 साल होने के बाद हमारे भारत के संविधान ने हमें हक दिया कि 60 साल होने के बाद हमें पेंशन मिलना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते। सरकार आपके द्वार के होने जो ये लोग अभी तीसरा फेज का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इनमें मुझे एक काम बताइए जो कि जनता को लाभ मिला हो करके। अब ये कह रहे हैं हुआ है सर, बहुत लोगों का पेंशन कह रहे हैं। मैं तो वही क्या संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मिला नहीं था पहले भी। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे सरकार किसी का भी हो, किसी का रहा हो, जो संवैधानिक राइट्स हैं उन पे ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा राइट्स है कि मैं 60 साल का हो गया हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा पेंशन हो जाना चाहिए। वहाँ किसी पार्टी या किसी दल का मेहरबानी नहीं चाहिए। संवैधानिक राइट्स मुझे है, वो मुझे मिलना चाहिए। अब रही बात कि सरकार जो जुमलेबाजी कर रही है, कह रही है कि ब्लॉक से जो सुदूर गांव में जा रहा है, इन्हें तो बेशर्मी का भाषा बंद करना चाहिए। सुदूर गांव से ही ब्लॉक बना हुआ है, गांव से ही ब्लॉक चलता है। वो जो बाबू चेयर पे बैठते हैं ना, उनका जो तनख्वाह आती है, उनके घर में जो देखते हैं 4 चौबीने लगा रहता है, उसी सुदूर इलाके से उनकी तनख्वाह जाती है। और उसी गरीब लोग, जिस गरीब लोग के लिए आज बोल रहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कितने दिन ये कैंपेन करेंगे? ये सिर्फ एक दिन जाएंगे, उनके बाद इसके अमचा चमचा जाएंगे, वहाँ पेपरबाजी होगा, हो गया ख़त्म। कंटिन्यू क्यों नहीं होना चाहिए कि महीने में एक बार जा करके आम सभा हो और आम सभा में लोगों की ये सब समस्या दूर करे। सरकार अगर सिस्टम सही से चलाते तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है कि कोई वीडियो अगर गांव में गया तो ये क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या? कोई सीओ अगर हमारे गांव में गया तो मेहरबानी कर रहे हैं क्या? कोई एसपी या कोई डीसी हमारे गांव में आया तो मेहरबानी कर रहे हैं क्या? उनका जॉब है, वो पब्लिक सर्वेंट है और उनको जाना चाहिए। पब्लिक की उनकी जो ज़रूरत है उनके पूरा करने के लिए ही उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो उन्हें ज़रूर उन चीज़ पे अमल करना चाहिए और ऐसी भाषा को जो है वो चिन्हित करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आपने मैनिफेस्टो में जो 2019 का जो चुनाव हुआ तो मैनिफेस्टो में आपने लोगों को कहा था कि जो 12th तक हैं उनको 5,000 मिलेगा, जो ग्रेजुएशन किए हैं वो 7,000 मिलेगा, महिलाओं को 2,000 मिलेगा। कांग्रेस ने जो महागठबंधन में उसने बोला था 72,000 रुपया उसको पर ईयर्स मिलेंगे। ये कहाँ, ये सब जुमलेबाजी हैं। ये सब चीज़ पे बात नहीं करेंगे। ये बात क्या करते हैं? मुझे एक बात बताइए, मैं एक जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, आज मुझे 6 लोग मिले सुबह से मेरे वहाँ पे, उनको पेंशन नहीं हुआ है। अब एक दिन ये कराने से हमारी ये हो कि पूरे वार्ड का रिकॉर्ड हमारे पास, मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ हर एक आदमी का रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए कि ये आदमी इस लाभ का लायक है, इसको लाभ इस बार नहीं अगला बार मिलेगा। वो अपने एक डाटा आप दे सकते हैं क्या? आप पंचायत भवन को आपने एक ठेकेदारी के रूप में बना के खड़ा कर दिया। शायद मेरे ख्याल से रघुबर दास जी का जो सरकार था तब उसने एक टेबल कुर्सी सब दिया था कि पंचायत चले। आज एक भी पंचायत घर में कोई काम हो रहा है क्या? मुखिया पंचायत में बैठ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। ये सब तो सवाल हैं गंगा नारायण जी। एक सवाल ये भी है कि चूँकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, देखते हैं आपके पोस्ट लगातार देखे जाते हैं, उसमें कई लोगों के आप मदद करते हुए देखते हैं, आपको देखते भी हैं और कई लोग कई बार सरकार को कटाक्ष करते हुए भी आप कई बातें कहते हैं। इन दोनों झारखंड में एक उबाल है, एक आंदोलन है, 1932 का खतियान, 60-40 ना चल तो इसका अभियान। और इस अभियान में एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हैं टाइगर जयराम महतो, नाम है उनका, आप सुने होंगे बखूबी। उनका कहना है कि सरकार वो हेमंत सोरेन को भी टारगेट करते हैं, भाजपा को भी टारगेट करते हैं। आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे पर कह रही है कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे? आपको लगता है कि तीसरा विकल्प भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, चूँकि आंदोलन के रूप में विशेष करके युवा जो हैं वो उनके साथ हो लिए हैं? देखिए, जहाँ तक आप जयराम महतो की बात करते हैं, वो भी झारखंड का बेटा है, झारखंड के बारे में वो सोचता है और मेरे ख्याल से लगता है कि हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबको अधिकार दिया हुआ है कि वो चाहे किसी तरह अपना इलेक्शन हो या जॉब हो, अपने हर एक प्रोफाइल में जाकर के अपनी वो परिचय दे सकते हैं। तो वो भी एक युवा होने के नाते और इस माटी के होने के नाते उसने भी कहीं कुछ कमी देखा होगा और उनके मन में भी राजनीतिक का सोच है, तो बिल्कुल वो उनका स्वागत है। ये तो जनता को तय करना है।
कि आपको लगता है कि कुछ उनका रह सकता है, विशेष करके विधानसभा के चुनाव में, चूंकि एक पार्टी के तौर पर वो जेपीकेएसएस एक पार्टी कहा जा रहा है, चूंकि नाम हो सकता है बदला जाए, लगता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा हो या फिर जेएमएम हो, अन्य जो पार्टियां हैं उस पर असर डाल सकती है या किसी तरह का खेल बदला जा सकता है? मेरे ख्याल से मेरी उम्र में और आपकी उम्र में, आपकी जानकारी के अनुसार अनेकों ऐसे क्षेत्रीय पार्टी पैदा हुए और लास्ट में वो उसका स्टेशन जो रहता है, अगर मुझे जाना है अभी गिरिडीह तो मुझे बेंगाबाद स्टेशन होके ही जाना पड़ेगा। तो जो भी नेशनल पार्टी है उन्हीं के साथ चलेगा वो, या क्षेत्र में जो पार्टियां हैं, जो मजबूत पार्टियां हैं, उनको लेके चलना पड़ेगा। जयराम महतो की अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो अपनी दम पे सरकार बना ले, या तो उस तरह का अपना उस क्षेत्र नहीं है। फ्यूचर क्या होगा वो आगे तय करेगा उनका कार्यकाल पे। हम लोगों ने देखा है कि वो अपने तरफ से युवाओं को लुभा रहे हैं, युवाओं के साथ वो ये कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सभी प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से सभी लोग खुश हैं और उसने गांव को इतने अच्छे तरीके से समझा, नरेंद्र मोदी जी ने, जो गांव के लोगों को उसने जोड़ने का काम किया। अब दर्द तो सब जगह है, अब इस दर्द में जयराम महतो अपनी कितनी ये दिखा सकते हैं, वो उनका क्षेत्र और उनकी पॉपुलरिटी, उसकी लोकलिटी जो है वो बता सकेंगे। अभी अंतिम सवाल है, विधानसभा का चुनाव चूँकि अगले साल ही है और 4 साल अब चूँकि बीत चुका है, उपचुनाव भी हुए, मैदान में रहेंगे? अब जो व्यक्ति माड़ भात के लिए ललका हो, जो व्यक्ति 3 टाइम में 1 टाइम खाना भी नहीं मिला हो, उसने प्रदेश 35 साल पहले ही प्रदेश उसने देखा। और प्रदेश का जो मेरा यहाँ जो ये था, ये तो राजनीतिक में मैंने कल आया हूँ, समाज सेवा का मैं काम करता था यहाँ पे, अपने गांव घर के ज़रूरतमंदों के साथ जो मैं खड़ा होता था। मुझे यहाँ जो दिखाई दी उसी के लिए गंगा सिंह आज बिना खाए पिए 24 घंटा मैं काम करता हूँ यहाँ के लोगों के लिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है, विषय जिम्मेदारी है, विषय एक आवाज़ है कि आप जिस सुदूर गांव से आए हैं, हम लोग दबाव क्षेत्र से हैं। हमारे पिताजी का यही होता था कि हमारा अगर खेत हरा भरा होगा तो मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे रिश्तेदार ही हरा भरा होंगे। आज वो चीज़ नहीं है। आज हम किसी ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारा कभी है ही नहीं। मैदान में तो मैं कंटिन्यू हूँ, मैदान में तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैदान में मधुपुर के लिए लड़ूंगा। और मधुपुर की लड़ाई हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि की लड़ाई है। तो जन्मभूमि का कर्ज जो मेरे ऊपर है उसको मैं चुकाने के लिए मधुपुर लड़ूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ गंगा नारायण सिंह जी थे, मधुपुर विधानसभा से आते हैं और समाज में विशेष करके इनका जो भूमिका होता है वो बहुत ही अहम माना जाता है। जो भी लोग इनके पास आते हैं वो फरियाद लेकर आते हैं तो उनके समाधान के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से कई सवाल बच गए हैं, चुनावी एक तरीके से जब माहौल बहुत गर्म होगा तो उन सवालों को भी हम जरूर इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। अन्य जगहों से रिपोर्टों के जरिए आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।